के साथ मोहतरम मुकाम आली जनाब इम्तियाज जलील साहब से औरंगाबाद से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने इर्शादात आलिया से हम सबको महसूस फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप लोगों के बीच जनाब मोहम्मद तला साहब के लिए 1 तारीख के दिन जो इलेक्शन होने जा रहा है और जो हमारे लिए भाई स्टेज पे जाओ भाई, मैं करके मैं निकलता हूँ मेरा। तो आप लोगों के बीच में आने की वजह यही है कि सबसे पहले तो मैं आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जिस जमात के बारे में कहा जाता था कि ये सिर्फ हैदराबाद के हद तक एक छोटी सी जमात है, हैदराबाद के बाहर इसका कोई वजूद नहीं, कोई पहचान नहीं, इनका एक ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने सालों से पार्लियामेंट के अंदर अकेला बैठता है। आप लोगों की दुआओं की वजह से अब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पार्लियामेंट में अकेले नहीं बैठते हैं, वो शर्फ मुझे भी हासिल हुआ है, मैं भी उनके साथ बैठता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये आप लोगों की दुआओं की वजह से ये मुमकिन हुआ है। हम जब यहां से बिहार गए थे तो लोगों ने यही कहा था कि ये जीतने के लिए नहीं आए हैं, ये किसी को जिताने के लिए आए हैं। और जिस तरह हर इलेक्शन के अंदर होता आ रहा है कि हमारे ऊपर अलग अलग तरह के इल्जाम लगाए जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये आप लोगों की दुआओं का नतीजा है कि वैसे तो बिहार में करीब 250 आमदार चुने गए, 250 एमएलए के करीब चुने गए, लेकिन आज मुल्क के हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि हमने बिहार में 5 सीटें क्या जीत ली। अब भारतीय जनता पार्टी की महफिल हो, कांग्रेस की महफिल हो, आरजेडी की हो, या जिस किसी जमात या किसी पार्टी की महफिल हो, महफिल उनकी सजती है, लेकिन चर्चा वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का होता है। हमारी 5 सीटों का चर्चा आज पूरे हिंदुस्तान में इसलिए हो रहा है कि जो लोग कभी यकीन नहीं कर सकते थे, कभी सोच नहीं सकते थे कि हैदराबाद के बल्दिया से शुरू की गई एक जमात आज हिंदुस्तान के अंदर कोने कोने में अगर पहुंच रही है, तो ऐसा क्या जादू है जो ये जमात अब बिहार में भी कामयाब हो रही है, महाराष्ट्र में कामयाब हो गई है। अगला लक्ष्य हमने पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश का भी निशाना साधा हुआ है। तो वो जादू जो है, उस जादू का नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, जो मेरे और आपके कायद है। और आज हैदराबाद में हम जो एक मंजर देख रहे हैं, जो हालात हम हैदराबाद के इस बल्दिया के इलेक्शन के दौरान देख रहे, किसी भी शहर में अगर कोई बल्दिया का इलेक्शन होता है, कोई महानगर पालिका का या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन होता है, तो वो सिर्फ उसी शहर तक महदूद रहता है, क्योंकि वहां के लोग ये तय करते हैं कि मेरे इलाके की नुमाइंदगी कौन करेगा। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर ये पहला इलेक्शन यहां पर हमें देखने को मिल रहा है जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने बड़े बड़े मंत्रियों को यहां पर उठाकर भेज दिया है। उनके जितने भी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वो पूरे के पूरे मुख्यमंत्री यहां पर आकर बैठ गए हैं। उनकी मंशा क्या है, वो यहां पर क्यों आए हैं एक बल्दिया का इलेक्शन लड़ाने के लिए। जो हमको ये कहते थे कि हम बिहार में गए हैं तो जीतने के लिए नहीं गए हैं, उसी तरह आज भारतीय जनता पार्टी खुद जीतने के लिए नहीं आई है,
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को उनके गढ़ के अंदर कैसे खत्म किया जाए, कमजोर किया जाए, इस इरादे के साथ यहां पर इतने सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता यहां पर आकर बैठ गए हैं। क्या वजह है इसकी? किस बात का खौफ है? किस बात का डर सता रहा है? मैं बताता हूं आपको, क्योंकि यह शर्फ मुझे हासिल हुआ है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को पार्लियामेंट के हर इजलास के अंदर मैं देखता हूं बहुत करीब से। जब वो खड़े रहते हैं बोलने के लिए, मैं अपने कानों से सुनता हूं, अपनी आंखों से देखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक एमपी, एक एक सांसद किस तरह से नारे लगाता है, किस तरह से ताने कसता है, डराने की कोशिश करता है। वो अकेले असद साहब के ऊपर वो ताने नहीं मारता है, उसका मकसद ये होता है कि असद साहब के जरिए इस कौम के अंदर मैं एक कैसी मायूसी लेकर आ जाऊं। ये ताने आप लोगों पर, हम लोगों पर कसे जाते हैं। जो नारे लगाए जाते हैं वो असद साहब पे नहीं, इस कौम के ऊपर नारे लगाए जाते हैं। वो जब देखते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पूरी ताकत के साथ वहां पर खड़े रहकर सरकार के उन कानूनों का विरोध करते, वहां पर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के एमपीज होते हैं, लेकिन कोई एक में हिम्मत नहीं होती है जो नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डालकर उनसे सवाल कर सके, ये बताओ कि ये सही है या गलत है। मैं देखता हूं अगर ये कोई सवाल करने वाला कोई नेता है तो वो मेरा और आपका कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। और यही चीज उन्हें आज सता रही है, उन्हें तकलीफ पहुंचा रही है कि हमारा लक्ष्य, हमारा जो सपना है वो इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने का हमारा सपना है। और अगर इसके बीच में कोई चट्टान की तरह खड़े रहेगा और इसकी मुखालिफत करेगा तो वो सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। इसीलिए असदुद्दीन अवैसी के गढ़ में जाओ, उन्हें यहां पर ही खत्म कर डालो ताकि वो आगे कुछ नहीं कर सके। लेकिन वो ये जानते नहीं है कि हैदराबाद की आवाम कुछ ऐसी आवाम है, हैदराबाद के नौजवान ऐसे नौजवान हैं, अगर हमने आप लोगों से कुछ सीखा है, यहां के नौजवानों ने अगर हमको कुछ सिखाया है तो ये सिखाया है कि जब से मजलिस आई है उसने पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को बताया है कि कितनी भी आफतें आ जाए, कितनी भी परेशानियां आ जाए, जो जुल्म से करना है सामने वाला कर ले, लेकिन मुसलमान अगर इस मुल्क के अंदर जिएगा और जीने वाला है तो सर ऊंचा करके और चौड़ा सीना चौड़ा करके चलना अगर किसी ने सिखाया है तो हैदराबाद के नौजवानों ने हमको सिखाया है। उस मजलिस ने हमको सिखाई है कि इस मुल्क के अंदर हमको लड़कर जीना है। हम लड़ेंगे और लड़ते आ रहे हैं, आगे भी इंशाल्लाह लड़ते रहेंगे। हर इलेक्शन, और ये इलेक्शन में मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, साथियों, हर इलेक्शन की तरह ये इलेक्शन नहीं है। पिछले इलेक्शन में मुद्दे कुछ और थे। इन 5 सालों के अंदर मोदी साहब और उनकी हुकूमत ने कैसे कैसे कानून लेकर आए, ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। अगर हम इस गफलत में रहे कि नहीं ये एक बल्दिया के इलेक्शन से क्या होगा, इसका असर पूरे हिंदुस्तान के अंदर होने वाला है। यही वजह है कि कभी नहीं किसी एक बल्दिया के इलेक्शन के लिए पूरा नेशनल मीडिया यहां पर आकर बैठा हुआ है। हद तो यह हो गई कि कभी योगी साहब आ रहे हैं, कभी जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो यहां पर गलियों में घूम रहे हैं। योगी साहब, अमित शाह साहब, देवेंद्र फडणवीस, भारतीय जनता पार्टी के जितने दिग्गज नेता हैं, अगर वो आज हैदराबाद की गलियों के अंदर घूम रहे हैं वोट मांगने के लिए, तो वो सिर्फ इसलिए वोट मांगने के लिए और गलियों में घूम रहे हैं कि उन्हें एक खौफ सता रहा है, एक डर सता रहा है, और उस डर का नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी। उसी डर को आज यहां पर जिस तादाद के अंदर वो लोग यहां पर आ रहे हैं,
हमने तो ये कहा है, अगर पूरी भारतीय जनता पार्टी आपने यहां पर भेज दिए है, मोदी जी आप क्यों दूर है, आप भी आ जाइए, आप भी आइए यहां पर। हम आपको बोलते हैं, हम आपको दावत देते हैं, हैदराबाद में आइए, आप भी बिरयानी खाइए यहां की, हैदराबाद की। 4 तारीख के दिन आपको पता चलेगा कि आपने क्या खाया था और पब्लिक ने आपको क्या खिलाई थी। आप क्यों दूर बैठे हैं? मेरे भाइयों, आज जिस तरह का माहौल हैदराबाद शहर के अंदर तैयार किया जा रहा है, आप भी अच्छी तरह से देख रहे हैं। कोई कहता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का एक नेता कहता है कि अगर मैं चुनकर आ गया, हमारी पार्टी चुनकर आ गई, तो हम अवैसी भाइयों को पैरों के नीचे रखेंगे। एक बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी का यह कहता है कि हम हैदराबाद के पुराने शहर में सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। जानते हैं सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब क्या है? कि हम जिस तरह से अपने दुश्मनों को खत्म करते हैं, वैसी सर्जिकल स्ट्राइक हम इस पुराने शहर के अंदर करेंगे। दोस्तों, ये वो शहर है जो कई साल पहले जिसकी एक छवि थी कि हर छोटी बात के ऊपर यहां कुछ न कुछ मसले खड़े होते हैं। आज हैदराबाद शहर की अगर कोई पहचान है तो एक अमन का शहर है, एक तरक्की का शहर है, और इसके लिए मुबारकबाद के हकदार यहां के नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं। लेकिन आज दोबारा वही माहौल तैयार करने की कोशिश की जा रही है। वही माहौल तैयार करके हैदराबाद की फिजा को किस तरह से खराब किया जाए, ये यहां पर कोशिशें हो रही है। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर चलो, वरना धागे की तरह हम सब तोड़ दिए जाओगे। ये हकीकत है। अगर इस हकीकत को अगर हम नजरअंदाज कर देंगे तो मेरे भाइयों, आने वाला कल कैसा होगा आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ये सरकार पहले सोची कि बड़े का गोश्त खत्म कर दो, ये नहीं खाएंगे तो ये मर जाएंगे। नहीं मरेंगे मोदी जी, हम नहीं मरेंगे, हम लड़ेंगे आपके साथ इंशाअल्लाह। फिर कहा इनके शरीयत के कानून के अंदर हम छेड़छाड़ कर दो। सीए एनआरसी का ऐसा कानून लेकर आओ। ये बुजुर्ग जो बैठे हैं, इनके बाप दादा पीढ़ियां इस मुल्क के अंदर पैदा हुई। किसी बल्दिया के इलेक्शन में हमने नहीं सुना कि मुद्दा क्या है। असदुद्दीन अवैसी को बताया गया है कि वो जिन्ना है, जिन्ना। वो जिन्ना जब मुल्क बट रहा था तो यहां के मुसलमानों से यह पूछा गया था कि तुमको पाकिस्तान जाना है या यहां रहना है। हमारे बुजुर्गों ने यह कहा था कि इस मिट्टी में हम पैदा हुए हैं और इंशाअल्लाह इसी मिट्टी के अंदर हम दफन होंगे। हम पाकिस्तान नहीं, हम इसी मुल्क में रहेंगे। और आज हमसे यह कहा जा रहा है कि साबित करो, दिखाओ, ये साबित करके दिखाओ कि तुम इस मुल्क के अंदर पैदा हुए, तो कागजात दिखाओ। मेरे भाइयों, एक डर का माहौल, एक खौफ का माहौल तैयार करने की कोशिश की जा रही है। एक नया कानून लव जिहाद का 3 दिन पहले लाया गया। उस लव जिहाद के कानून के तहत सिर्फ एक कौम को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही। कहते हैं कि मुसलमान लव जिहाद के अंदर शामिल है। जब कानून लाया गया तो हमसे पूछा गया कि आप इस बारे में क्या कहेंगे। हमने कहा हम स्वागत करते हैं इसका, हम इस्तेमाल करते हैं इसका। आपने कानून लेकर आ गए हैं तो सबसे पहले आप कार्रवाई करिए आपके ही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी साहब का, शाहनवाज हुसैन साहब का। ये भी लव जिहाद करे हैं। इनकी बीवी मुसलमान नहीं है, यानी कि हम करो, भारतीय जनता पार्टी करेगी तो लीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला।
नहीं, ऐसा थोड़ी होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? आपने कानून लाए, आप बताइए, करिए, मुख्तार अब्बास नकवी को जेल में डालिए, शाहनवाज हुसैन से कहिएगा कि तूने लव जिहाद किया था, चल अंदर। हमारे लिए अलग कानून, आपके लिए अलग कानून, ये कैसे हो सकता है? लेकिन इसके पीछे की मंशा क्या है? इसके पीछे की मंशा यही है कि अलग अलग कानून लेकर आओ, ये कौम को डराओ, सिर्फ डराने का काम करो, इतना खौफ इसके अंदर पैदा कर डालो, इतना खौफ, इतना डर का माहौल तैयार कर डालो कि वो जब आए और कहे कि उठो तो सबको उठना पड़ेगा, बैठो तो बैठना पड़ेगा। ये इनकी मंशा है। लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि ये जो नौजवान हैं, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शेर के बच्चे हैं। और अगर तुम कहेंगे, और तब यही आ रहा था 70 सालों से, वो जो बोलते हम सुनते, उन्होंने जैसा कहा हमने वैसा किया। अब मजलिस जब आई है तो सारे राजनीतिक पार्टियों के पेट में दर्द होना शुरू हो गया। और मजलिस वो जमात है जो साफ तरीके से ये कहती है, जो साफ तरीके से एक पैगाम सरकार को देती है कि तुम 70 सालों से बोलते थे, हम सुनते थे, अब हम बोलेंगे और तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। गूंगे मुक्के बहरों की जमात का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है मेरे भाइयों। इसीलिए जब पार्लियामेंट के अंदर हम पहले दिन गए तो असदुद्दीन अवैसी साहब पिछले कितने सालों से अकेले जाते थे। अब हम भी गए तो एक के दो हो गए। तो पहले दिन नरेंद्र मोदी साहब ने अमित शाह साहब से पूछा, अरे ओ सांभा, कितने आदमी है? तो सांभा ने जवाब दिया, साहब है तो 2 लेकिन 200 के बराबर है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह लोग इस बात से हैरान हैं, परेशान हैं, ये जितने मजलिस वाले आते हैं ये इतना बोलते कैसा है, इतना बोलते कैसा है, वो इस बात से हैरान और परेशान रहते हैं। तादाद कितनी है ये मायने नहीं रखता है, बोलने वाले, डट कर खड़े रहने वाले कितने हैं ये देखे जाते हैं। मुझे मालूम है कि जब मैं और मेरा दोस्त वारिस पठान, हम दोनों जब महाराष्ट्र की विधानसभा में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर गए थे तो 288 सीटों में से 286 सीटें किसने जीता है इसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही थी। ये मजलिस के 2 कैसे चुनकर आए थे, चर्चा उस बात को लेकर हो रही थी। और जब हम गए अंदर तो 2 थे। तो शिवसेना के एक बड़े नेता ने हमसे ये सवाल किया पहले ही दिन कि तुम्हें काय करना, मतलब ये तुम क्या कर लेंगे? 2 है ना, 2 क्या कर सकते हैं? 288 सदन आहे, 288 एमएलएज है इस महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर, तुम 2 है, 2 क्या कर लेंगे? तो मैंने उसकी तरफ देखा, थोड़ा मुस्कुराया, फिर सोचा मन ही मन ये पब्लिक भी कैसे कैसों को भेज देती है। लेकिन मैं असद भाई का शागिर्द ठहरा, सवाल उसने किया था, जवाब तो देता ही, खामोश कहां बैठता। तो जब मुझसे कहा उसने तो है तो क्या करोगे, तो मैंने कहा कभी जंगल गए हो? तो थोड़ा परेशान हुआ। मैंने कहा कभी जंगल गए हो? तो बोले काय म्हणायचे तुम्हाला, काय बोलायचे, तुमको क्या बोलने का मतलब क्या है तुम्हारा, जंगल गए थे क्या? तो मैं बोला सुन, जंगल में कुत्ते, बिल्ली,
भेड़, बकरी, इनकी गिनती नहीं होती। शेर के बच्चे कितने हैं ये देखे जाते हैं, ये देखे जाते हैं शेर के बच्चे कितने हैं। उस दिन उसको समझ में आ गया कि 286 एक तरफ, 2 एक तरफ। अब वैसा ही मंजर और माहौल अल्हम्दुलिल्लाह हम चाहते हैं कि आप लोगों की दुआओं की वजह से। दोस्तों, ये इलेक्शन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। वो इस नजरिए से मायने रखता है मेरे भाइयों की, महीने 1.5 महीने के बाद औरंगाबाद में भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन आने वाला है। और मैं आपको यहां पर जबान देकर जाता हूं कि जितनी सीटें आप लोगों ने पिछले बार मजलिस को यहां पर जिताई थी, इस बार उससे ज्यादा सीटें जिता दे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि महाराष्ट्र का पहला महापौर अगर कोई बनेगा मजलिस का, तो वो मेरे शहर औरंगाबाद के अंदर बनेगा। उसके अंदर मजलिस का झंडा अगर हम सबसे पहले लहराएंगे किसी महानगर पालिका के अंदर, तो हैदराबाद के बाद हम औरंगाबाद के अंदर लहराएंगे। और मैं चाहूंगा कि 1 तारीख के दिन आप लोग अपने घरों से जब निकले वोट डालने के लिए, तो आप यकीनन, वैसे एक बात मैं साफ तरीके से मैं बताना चाहता हूं, न जाने हैदराबाद की आवाम के अंदर ऐसी क्या कशिश है, क्या दीवानगी है, क्या जुनून है। इलेक्शन से पहले अलग अलग चर्चाएं होती है, अलग अलग तरह की बातें करते हैं, लेकिन पता नहीं जब वोटिंग मशीन के सामने जाते हैं तो कुदरती तौर पे क्या हो जाता है कि पतंग के ऊपर ही मोहर लगाते हैं। और इस बार आप जब वो मोहर लगाएंगे बैलेट पेपर के ऊपर, वो सब बातें याद रखना। पिछले 5 साल नरेंद्र मोदी ने आप लोगों के साथ साथ जो कुछ किया है, आने वाले वक्त के अंदर जो कुछ वो करने वाला है, इस इलेक्शन के अंदर ये तय होगा। 4 तारीख के दिन मेरे भाइयों, पूरे हिंदुस्तान में कहीं ऐसा नहीं हुआ होगा, 4 तारीख के दिन सारे टेलीविजन चैनल के ऊपर खबरें यही रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी थी, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, बड़े बड़े दिग्गज नेता आ गए थे, लेकिन हैदराबाद की आवाम में ऐसा क्या जादू है कि वहां से एक बार फिर असद अवैसी को और उनकी पार्टी को चुनकर दिया है। चर्चा इस बात की होने वाली है। और 4 तारीख के दिन, हम तो 29 तारीख के दिन आखिरी का जलसा हम यहां पर खत्म करेंगे, आपको खुदा हाफिज कहेंगे और अपने अपने घरों की तरफ हम कूच कर जाएंगे। लेकिन मेरे भाइयों, 4 तारीख के दिन जब नतीजे आएंगे, तो जो जश्न आप यहां पर मनाएंगे औरंगाबाद में और महाराष्ट्र में, हमारा भी सीना चौड़ा होना चाहिए कि मैं भी गया था इत्तेहाद की ये भीख मांगने के लिए इन मेरे भाइयों से, मेरे बुजुर्गों से, और हम भी वहां पर फख्र के साथ ये कहे कि मजलिस ने जहां से जन्म लिया था वहां पर वो पनप रही है, वहां पर बढ़ रही है पूरी ताकत के साथ। और एक बार आप मजलिस को यहां पर अच्छी ताकत दे दो, फिर सब चलेंगे पश्चिम बंगाल और वहां पे धूल चटाएंगे भारतीय जनता पार्टी को इंशाअल्लाह। फिर उसके आगे 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 और जाते रहेंगे। बस आप लोगों से यही इल्तिजा है। मैं जाते जाते आप लोगों से सिर्फ इतनी इल्तिजा करके जाऊंगा, इलेक्शन में वोटिंग परसेंटेज जो होता है, वो बल्दियाओं के इलेक्शन के अंदर लोग सोचते हैं कि यार मैं नहीं गया तो क्या हुआ, लोग अपने घरों से निकलते नहीं है। हकीकत तो यह है कि यहां पर जितने फार्म हाउसेस है वो फार्म हाउस बुक कराए गए हैं, क्योंकि लोगों को लगता है छुट्टी है तो मैं जाऊंगा छुट्टी मनाने के लिए फैमिली के साथ। नहीं मेरे भाइयों, एक दिन 5 साल के अंदर हम महज एक दिन, और उस एक दिन का 1 घंटा आपसे मांग रहे हैं। यह आपका फराइज है, यह आपकी जिम्मेदारी है। लोग कहेंगे कि नहीं मैं नहीं डाला तो क्या हुआ, वैसे भी यहां पर हमारे ताहा साहब तो जीतने वाले हैं, मेरे वोट से क्या होगा, होगा आपके वोट से। आप ये सोचेंगे कि नहीं हम तो जीतने वाले नहीं है तो भी आपको वोट डालना है, हम हारने वाले हैं तो भी वोट डालना है। जब तक हम अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे
और सबसे ज्यादा अफसोस इस बात की है कि अगर ये कौम के अंदर जिस दिन ये बेदारी आ गई कि हां मेरे वोट की अहमियत क्या है, अगर किसी से सीखना है तो नरेंद्र मोदी आज जो प्रधानमंत्री वजीर आजम की कुर्सी के ऊपर बैठे हैं, तो गुजरात के कितने गुजराती अमेरिका से आते हैं हवाई जहाज में बैठकर महज अपना एक वोट डालने के लिए, यूके से आते हैं, लंदन से आते हैं। और इम्तियाज जलील भी अगर जो जीता है, मेरे दो भाई थे जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर अनजान लोग थे, उन्होंने कहा कि इम्तियाज भाई हम सिर्फ आपको वोट डालने के लिए अलीगढ़ से हम औरंगाबाद आ रहे हैं। चेन्नई में एक डॉक्टर था, वो हवाई जहाज से चेन्नई से मुंबई पहुंचा, मुंबई से औरंगाबाद आया, अपना एक वोट डाला, न जाने कितने हजार रुपये उसने अपने टिकट के ऊपर खर्चा किया, वोट डालकर वो वापस अपने चेन्नई चले गया। खतरे खतरे से दरिया बनती है मेरे भाइयों, वो खतरों को आपको जमा करना है और 1 तारीख के दिन बस मजलिस के नाम का एक समंदर यहां पर तैयार करने का है। और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह इस बार आप भारी अक्सरियत से हमारे उम्मीदवार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार तहा साहब को पतंग की निशानी के ऊपर मोहर लगाकर कामयाब करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दवाना।